नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने बाबर के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें मैंने जो भी बाबर से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज हम हुमायूं से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस वीडियो से हुमायूं से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है, लेकिन बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य को स्थायी नहीं बना पाता। शासन के 4 सालों के बाद ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले ही वो अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हुमायूं था, इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। आजकल एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एनटीपीसी में ही मुग़ल शासकों के पूरे नाम पूछे गए थे। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये मुग़ल शासक का पहला ऐसा शासक है जिसने 2 बार शासन किया। पहला शासनकाल इसका 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा। उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी इसको खदेड़ देता है। तो खदेड़ने के बाद शेरशाह सूरी का शासन आ जाता है। उसके बाद दोबारा हुमायूं आता है और 1555 से लेकर 1556 यानी कि 1 साल दोबारा ये शासन करता है। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाता है, इसको खदेड़ देता है। तो उसके बाद 1555 से लेकर 56 तक इसका दोबारा शासन हुआ। तो आज हम इसके पूरे शासनकाल को देखेंगे। तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं तथा हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वहीं पर इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। तो इसके पिता का नाम आपको पता ही है, बाबर था, जिसे मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और इसकी माता का नाम माहम बेगम था। याद रखिएगा, हुमायूं की माता का नाम पूछा जाता है। इसके पिता का नाम तो बाबर है, माता का नाम था माहम बेगम। तो कम आयु में ही हुमायूं जब 12 वर्ष का था ना, तभी इसे बदखशां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। बाबर ने इसे बदखशां का सूबेदार नियुक्त किया था और बदखशां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर के द्वारा किए जाने वाले युद्धों में भाग भी लिया था। तो बाबर के द्वारा जो भारत पर अभियान हुए थे ना, जो पानीपत का युद्ध था, उसमें भी हुमायूं ने भाग लिया था। इसकी उम्र छोटी थी पर इसने युद्ध में भाग लिया था। तो बदखशां के सूबेदार के रूप में इसने ये भाग लिया था। और बाबर ने अपने मृत्यु के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाबर की 5 संतानें थी, जिसमें से 4 उसके पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और एक उसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम। इसी ने आगे चलकर हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं की जीवनी लिखी थी। किसने? गुलबदन बेगम ने। 4 इसके पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। तो बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी ना, तो इसके पिता यानी कि बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही कहा था कि जो भी मेरा राज्य है ना, ये अपने भाइयों में बांट देना। यानी कि दिल्ली पर तो तुम्हारा ही अधिकार रहेगा, बाकी के जो मैंने क्षेत्र जीते हैं अपने भाइयों को भी दे देना। ये इसके पिता बाबर ने कहा था और इसने ऐसा ही किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र था वो तो हुमायूं का ही था, वहां पर तो हुमायूं शासक बना, पर बाकी के जो क्षेत्र थे उस पर इसने अपने भाइयों को अधिकार दे दिया। तो साम्राज्य का विभाजन देख लेते हैं। यह इसकी गलती भी थी, क्योंकि बाद में इसके भाइयों ने ही इसका साथ नहीं दिया और इसने अपने साम्राज्य का विभाजन भी अपने भाइयों में कर दिया। अब वहां से इसको कर भी नहीं मिलेगा। जैसे कि जिसका भाई था कामरान, उसको इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। दूसरा भाई था अस्करी, उसे संभल का क्षेत्र दे दिया। तीसरा भाई था हिंदाल, इसे मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया। और एक इसका चचेरा भाई भी था, इसे बाबर ने कोई भी क्षेत्र देने को नहीं कहा था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने इसे बदखशां, जहां का पहले सूबेदार था ना हुमायूं, बदखशां का सूबेदार था। अब तो ये दिल्ली और आगरा का बादशाह बन गया, पर पहले ये बदखशां का सूबेदार था। तो बदखशां को इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। तो कामरान को काबुल और कंधार
अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवाड़ और सुलेमान मिर्जा को बदखशां वाला क्षेत्र इसने दे दिया। तो हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी कुछ समस्याएं हम देख लेते हैं। पहली है अफगान समस्या, दूसरी है कमजोर सैन्य व्यवस्था और तीसरी हुमायूं के भाई। ये 3 इसकी समस्याएं मुख्य समस्याएं थी। जैसे कि पहली है अफगान समस्या। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया तो था पर छोड़ दिया था, यानी कि उनका सफाया नहीं किया था। तो वही अफगानी बाद में इसके लिए समस्या बने। तो अफगान समस्या, महमूद लोदी अपने आप को अभी भी दिल्ली का वास्तविक अधिकारी मानता था और अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण था शेर खां, जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, तो शेर शाह सूरी भी हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। तो अफगानों की समस्या देखने को मिली। दूसरी है कमजोर सैन्य व्यवस्था, क्योंकि जो राजकोष था ना, ये खाली हो जाने के कारण हुमायूं बड़ी सेना नहीं रख सका, क्योंकि बाबर ने आते ही लगातार युद्ध किए। अगर लगातार युद्ध होंगे तो खर्चा तो होगा ही ना, तो राजकोष में पैसा नहीं था, जिस कारण हुमायूं बड़ी सेना नहीं रख सका और इसने अपने राज्य का विभाजन भी कर दिया। इस कारण भी इसे ज्यादा कर नहीं मिला। और तीसरी समस्या है हुमायूं के भाई, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विभाजन भी कर दिया और बाद में इसके भाइयों ने इसका साथ भी नहीं दिया। तो हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब का कुछ क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र और इसके चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखशां का क्षेत्र दे दिया। तो इसने तो अपने भाइयों के प्रति उदारता दिखाई, पर बाद में इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। अब हम हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध देख लेते हैं। तो जब हुमायूं शासक बना तो उसके सामने मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद की चुनौती थी। अगर हम देखें तो पश्चिम की तरफ बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में अफगानों का शासन था और पूर्व की तरफ गुजरात वाले क्षेत्र में बहादुर शाह का शासन था और मालवा वाले क्षेत्र में प्रताप रुद्र देव का शासन था। और दक्षिण में भी देखा जाए तो छोटे छोटे साम्राज्यों का शासन था। तो दक्षिण को अगर हम छोड़ भी दें तो पूर्व की तरफ भी एक मजबूत शासन था और पश्चिम की तरफ भी एक मजबूत अफगानों का शासन था। तो हुमायूं के सामने विस्तारवाद की चुनौती थी। तो साम्राज्य के विस्तारवाद के लिए जो हुमायूं ने युद्ध लड़े हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम कहानी की तरह इन युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। तो हुमायूं ने शासक बनने के बाद जो सबसे पहला युद्ध किया वो है कलिंजर पर आक्रमण। शासक बनने से पहले भी इसने अपने पिता के साथ कई युद्ध किए थे, पर यह है शासक बनने के बाद जब हुमायूं शासक बन गया तब इसने सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण किया, जो कि वर्तमान में देखा जाए ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहीं पर था कलिंजर। तो इसने 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया। तो कलिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्र देव। तो हुमायूं ने क्या किया कि कलिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया और 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका तो उसने प्रताप रुद्र देव से संधि कर ली। इसने क्या किया, किले के तो चारों तरफ से घेर लिया पर उस किले को भेद नहीं पाया। पहले के राजा क्या करते थे, अगर किले को भेद नहीं पाते थे ना तो उसे चारों तरफ से घेर लेते थे, क्योंकि चारों तरफ से घेरने के बाद क्या होता था कि उस किले के अंदर की सप्लाई रुक जाती थी। अब उन्हें राशन चाहिए, पानी चाहिए, तो सब सप्लाई रुक जाती थी। जब खाने पीने की सप्लाई रुक जाएगी तो राजा को तो हारना ही पड़ेगा ना। तो 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका तो प्रताप रुद्र देव ने इसे संधि कर ली। तो इस सैन्य अभियान के समय इसे खबर मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। तो जौनपुर इसका क्षेत्र था। तो इसे खबर मिली कि जो अफगान सरदार है ना महमूद लोदी, वो बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हुमायूं की ये खबर मिली तो वो कलिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव से धन लेकर, क्योंकि इन दोनों के बीच में संधि हुई थी तो इसको काफी धन मिला, तो ये धन लेकर वापस जौनपुर जाने का इसने फैसला लिया। तो अगला युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध, जिसे दोराहा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये 1532 ईस्वी में लड़ा गया और ये युद्ध किसके बीच में हुआ, तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ, क्योंकि महमूद लोदी जौनपुर की तरफ बढ़ रहा था और जौनपुर पर अभी हुमायूं का अधिकार था। तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय होती है और हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है। उसके बाद अगला युद्ध होता है चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। तो चुनार का जो किला होता है ये इस समय शेर खां के अधीन होता है। ये वही शेर खां है जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम केवल हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चुनार का किला
इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन यहाँ भी ये जीत नहीं सका क्योंकि ये किला भी अभेद था। इस किले को भी ये भेद नहीं पाया, पर इसने इस किले को घेरे रखा और शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और हुमायूं के साथ इसने भी संधि कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर किले को ये जीत नहीं पाते थे तो चारों तरफ से घेर लेते थे, और जब राशन पानी की सप्लाई रुक जाएगी तो राजा को तो हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर शेर खां ने इसके साथ संधि कर ली। किसके साथ? हुमायूं के साथ। तो उसके बाद फिर हुमायूं दिल्ली की तरफ लौट आता है। तो इसी बीच क्या होता है, चित्तौड़ की राजमाता होती है कर्णवती। तो कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई थी। तो जो बहादुर शाह था गुजरात का शासक, ये भी महत्वाकांक्षी राजा था, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो हुमायूं ने 1534 और 35 के दौरान मालवा एवं गुजरात पर अभियान किया। अब उसने पश्चिम की तरफ अभियान किया। तो इस समय मालवा का शासक था बहादुर शाह। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने क्या किया, अपने भाई अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया और अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वो छिपकर बैठा हुआ था, बाद में वो बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से उसने गुजरात पर दोबारा अधिकार कर लिया। किसने? बहादुर शाह ने, जिसको किसने हराया था? हराया क्या था? वो भाग गया था। फिर वहां पर उसने अपने भाई हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और जो अस्करी था यहाँ की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह अपनी प्रजा के सहयोग से दोबारा गुजरात का शासक बन गया। तो उसके बाद आगे क्या होता है, जिस शेर खां से हुमायूं ने संधि की थी ना, चुनार का जो उसने पहला अभियान किया था, किले को घेर रखा था, तो हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली थी। उसके बाद क्या होता है, तो जो शेर खां था वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बिहार वाले क्षेत्र में उसका शासन था, पर वो आगे बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। तो शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु उस समय हुमायूं ने महमूद शाह की डायरेक्ट कोई भी सहायता नहीं की। परंतु बाद में क्या हुआ कि हुमायूं ने शेर खां के चुनार के किले पर दोबारा से आक्रमण कर दिया। पहली बार जब इसने आक्रमण किया था, किले को घेर के रखा था, पर किले को भेद नहीं पाया था, जिस कारण इसकी संधि हो गई थी। दोबारा फिर से इसने चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया। अब 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार के किले को जीत लिया। पिछली बार ये जीत नहीं पाया था, इसने संधि कर ली थी। अब इस बार ये चुनार के किले को जीत लिया और चुनार के बाद आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। अब इसका बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया। अब जैसे ही बिहार पर आक्रमण करके ये दिल्ली की तरफ वापस लौट रहा था ना, तो बीच में ही बिहार वाले क्षेत्र में इसे शेर खां मिल जाता है, जिसको इसने हराया था। इसने चुनार के किले पर तो अधिकार कर लिया, पर शेर खां वहां से भाग जाता है, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। शेर खां वहां से भाग जाता है और वो मौके का इंतजार कर रहा होता है। सही मौके पर उसने सही वार किया। अब आप देखेंगे कि बिहार वाला क्षेत्र अभी भी बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये पहले भी बाढ़ से प्रभावित रहता था। तो चौसा के युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच। जब वो बंगाल का अभियान, यानी कि हुमायूं बंगाल को जीतकर वापस दिल्ली आ रहा होता है ना, इसने पहले शेर खां को भी हराया होता है, उसके बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया होता है। तो जब ये वापस आ रहा होता है ना, तो शेर खां दोबारा हुमायूं से युद्ध करता है, जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो ये शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। तो चौसा के युद्ध में क्या होता है, तो ये समय होता है मानसून का। इस समय बिहार की सभी नदियां अपने उफान पर होती हैं और बिहार का अधिकतर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। तो शेर खां को तो यहाँ के बारे में पता था क्योंकि वहां का शासक था, पर हुमायूं को यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अंदाजा नहीं था। तो क्या होता है कि हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर जाते हैं, क्योंकि इस समय बाढ़ का समय होता है। शेर खां को पता होता है, पर हुमायूं को पता नहीं होता। तो बाढ़ के समय में ही शेर खां इसे युद्ध कर लेता है हुमायूं के साथ, और हुमायूं के अधिकतर सैनिक गंगा नदी में डूबकर मर जाते हैं। और हुमायूं भी खुद घोड़े समेत गंगा नदी में कूद जाता है, पर वहां का एक लोकल व्यक्ति निजाम नामक एक किश्ती चलाने वाला हुमायूं की जान बचाता है, नहीं तो हुमायूं मर जाता डूब कर ही। पर वहां का एक लोकल व्यक्ति निजाम, जो कि किश्ती चलाता था, उसने इसको बचाया। किसको? हुमायूं को। और इस तरह क्या होता है, शेर खां इस युद्ध में विजयी रहता है और इसके उपलक्ष्य में ही शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। तो हम पढ़ते हैं ना शेरशाह के बारे में, तो शेर खां ने ही चौसा के युद्ध के बाद में शाह की उपाधि धारण की। अब इसका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेंगे। तो गंगा नदी में डूबने से बचने के बाद अब जो हुमायूं है ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब ये चौसा का युद्ध तो हार जाता है, अब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में होता है। पर कन्नौज में ही शेरशाह सूरी दोबारा हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। अब उसको लगता है कि हुमायूं इस समय कमजोर है, इसको हराया जा सकता है। तो अब कन्नौज में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दोबारा युद्ध होता है। आप देख रहे हैं यह है कन्नौज, कन्नौज के बगल में ही आगे आप देख रहे हैं ये आगरा है, उसके ऊपर आगे ये दिल्ली है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार हो जाता है। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है। अब इस युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार हो जाता है, यानी कि अब हुमायूं को दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कन्नौज का युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। तो कन्नौज का युद्ध हारने के बाद अब हुमायूं का निर्वासन काल देख लेते हैं, क्योंकि अब हुमायूं को इधर उधर भटकना पड़ता है। तो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक इसे दिल्ली की गद्दी से दूर रहना पड़ता है। अब ये इधर उधर भटकता है। हुमायूं पहले 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। इस बीच इसने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से विवाह कर लिया, जो कि शिया मौलवी अली अकबर जामे की पुत्री थी। कौन? हमीदा बानो। इससे हुमायूं का विवाह हो जाता है। और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर शाह के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसी हमीदा बानो का बेटा होता है अकबर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अमरकोट के राजा राणा वीर शाह के यहाँ पर हुमायूं ने शरण ली थी, और वहीं पर इसका बेटा होता है अकबर। तो 1543 में हुमायूं क्या करता है? ईरान चला जाता है, और ईरान के शासक तहमास्प के यहाँ इसने शरण ली, और तहमास्प की सहायता से ही 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। तो इस संकट की घड़ी में इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया, तो इसने क्या किया? अपने भाइयों से काबुल और कंधार का क्षेत्र ईरान के शासक की सहायता से जीत लिया। तो जब हुमायूं का निर्वासन काल था, वो दिल्ली की गद्दी से दूर था, तो इस समय शेरशाह सूरी का शासन था। उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, अगला शासक बनता है। पर शेरशाह सूरी के बाद कोई मजबूत शासक नहीं बन पाया, और उसका साम्राज्य भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो यही सही समय था हुमायूं का दोबारा भारत पर आक्रमण करने का। तो 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी सेना के बीच में लड़ा जाता है, और इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहता है। कौन से युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध, जो कि 1555 में होता है। उसके बाद 1555 में ही दूसरा युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में सिकंदर सूर पराजित होता है और भाग जाता है। इसके बाद हुमायूं को अपना साम्राज्य पुनः हासिल हो जाता है। तो सरहिंद के युद्ध के बाद ही हुमायूं को अपना साम्राज्य पुनः मिलता है। याद रखेगा, इसको अपने साम्राज्य को छोड़ना किस युद्ध के बाद पड़ता है? कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौज के युद्ध के बाद इसे अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ता है, और सरहिंद के युद्ध के बाद इसे अपना साम्राज्य दोबारा मिल जाता है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1555 में इसे अपना साम्राज्य मिल तो जाता है, परंतु अगले ही वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा होता है, और सीढ़ियों से उतरते वक्त ही उसका पैर फिसल जाता है, और पैर फिसलने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले ही वर्ष इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो हुमायूं टिककर शासन नहीं कर पाता, इसीलिए इतिहासकार लेनपूर ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा, और अंत में भी लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। आपने देखा ना कि जीवन भर ये युद्ध करता रहा, इधर से उधर लुढ़कता रहा, और अंत में भी सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी, और हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष में बहुत ज्यादा इसका विश्वास था, इसीलिए ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है, आप देख रहे हैं। और इसके मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो मिराक मिर्जा घियास। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन है? तो मिराक मिर्जा घियास इसके मकबरे के वास्तुकार थे। तो अब हम हुमायूं के लड़े गए जितने भी प्रमुख युद्ध हैं उन्हें एक ही बार में देख लेते हैं। हमने पढ़ तो लिए, पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1531 ईस्वी में हुमायूं कलिंजर का युद्ध करता है। किसके खिलाफ? प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, पर यहाँ पर इसकी संधि हो जाती है। दूसरा युद्ध 1532 में दोराहा का युद्ध है, जो कि महमूद लोदी के खिलाफ करता है, और यहाँ पर यह विजयी होता है। उसी वर्ष शेर खां के विरुद्ध ये चुनार का युद्ध करता है, पर उसके किले को भेद नहीं पाता, यहाँ पर इसकी संधि हो जाती है। और 1539 में
चौसा का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच में। इसमें कौन पराजित हो जाता है? हुमायूं पराजित हो जाता है। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हो जाती है। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है और शेर शाह सूरी हुमायूं को खदेड़ देता है। हुमायूं इसमें हार जाता है, उसे अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद दोबारा हुमायूं की एंट्री होती है 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध से इब्राहिम सूर के खिलाफ, और इसमें हुमायूं विजयी रहता है। और उसी वर्ष सरहिंद का युद्ध होता है सिकंदर सूर के खिलाफ, इसमें भी हुमायूं विजयी रहता है। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हुमायूं का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो कहां पर आपको पता ही है कि काबुल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? तो मैंने आपको बताया था हुमायूं कहां का सूबेदार था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले? बदखशां का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें से हुमायूं का भाई कौन नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उस्मान। कामरान भी हुमायूं का भाई था, अस्करी भी हुमायूं का भाई था और हिंदाल भी हुमायूं का भाई था, पर उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध। तो किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध चौसा के युद्ध के बाद में हुआ था 1540 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 17 मई 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर किया गया था? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी सरहिंद युद्ध के विजय के पश्चात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो मैंने आपको बताया था कि 1555 में ये दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।